नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे फार्माकोविजिलेंस के बारे में। अगर आपको फार्माकोविजिलेंस यहाँ पे आपको करियर करना है तो आज के समय में क्या आपका ये डिसीजन सही हो सकता है, इसमें कितने करियर अपॉर्चुनिटीज, इस जॉब के लिए कौन सी स्किल्स एंड नॉलेज लगती है और आप इसके लिए आइडियल कैंडिडेट हो कि नहीं, एलिजिबिलिटी क्या है, ये हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा जो रिलेटेड टू द फार्माकोविजिलेंस है। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए जो फार्माकोविजिलेंस में करियर करना चाहते हैं, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, तो वॉच टिल द एंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करेंगे फार्माकोविजिलेंस एक्चुअली होता क्या है। फार्माकोविजिलेंस ये साइंस एंड एक्टिविटीज रिलेटेड टू द डिटेक्शन, असेसमेंट, प्रिवेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडवर्स ड्रग इवेंट। मतलब कोई भी मेडिसिन जब मार्केट में आता है, उसको अगर एडवर्स इवेंट होते हैं जो साइंटिफिकली कहाँ पे रिटर्न नहीं है लेकिन पेशेंट को हो रहे हैं, तो उसका फर्दर एनालिसिस करना जरूरी है। तो वो होता है फार्माकोविजिलेंस में। इसको हम फेज 4 बोलते हैं, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस भी बोलते हैं। तो कई बार क्या होता है ना, पेशेंट को माइल्ड भी होता है, मतलब माइल्ड रिएक्शन होता है या सीवियर भी हो सकता है, कई बार डेथ तक भी जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट आपके पास कई सारे केसेस आएंगे एज ए ड्रग सेफ्टी एसोसिएट। जो पोजीशन होती है ड्रग सेफ्टी एसोसिएट, ड्रग सेफ्टी ट्रेनी, फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर। तो फार्माकोविजिलेंस यहाँ पे आपका जॉब क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे ज्वाइन होते हैं, वो पहला डिपार्टमेंट होता है इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट। ओके, इसके बाद कई सारे और डिपार्टमेंट है, लेकिन आईसीएसआर में आपका पहला काम होता है, पहला वर्क सबसे एंट्री लेवल का डेटा एंट्री। मतलब आपके पास कई सारे केसेस आते हैं एडवर्स इवेंट के, तो लगभग वो डिपेंड है, कई बार 6 से लेके कई बार 10, कई बार 15, डिपेंड। अब शुरुआत में तो कम केस ही मिलेंगे, जैसे जैसे आपकी पोजीशन बढ़ेगी नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जाते हैं। तो आपका पहला काम होता है डेटा एंट्री। ओके, ये पूरा डेटा को एंटर करना। कहाँ पे एंटर करना, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे अर्गस, अरिसजी, विवा वॉल्ट्स, ओके, विजीबेस, सफायर, कई सारे अलग अलग टूल्स है। हर एक कंपनी अपने प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के अनुसार सॉफ्टवेयर रखती है, तो वहाँ पे आपको काम करना है। यहाँ पे कोई प्रोग्रामिंग या कोई एडिशनल टेक्निकल स्किल की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आपको एमएस ऑफिस का पूरा नॉलेज होना चाहिए, एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, ये जो है। अब यहाँ पे आपको उस सॉफ्टवेयर में डेटा एंटर करना है। डेटा एंट्री के बाद इनटेक केस होता है, मतलब उसको फिर से वहां पे चेक किया जाता है। उसके बाद मेडिकल रिव्यू होता है, जो एक मेडिकल रिव्यूअर, मतलब ये नेक्स्ट लेवल की पोजीशन है आईसीएसआर में ही, तो वहां पे फिर से डेटा चेक होता है। ठीक है, तो ये पूरा एक ऑपरेशन है। उसके बाद डेटा जाता है क्वालिटी चेक के लिए, क्वालिटी रिव्यू आप बोल सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपका डेटा प्रॉपर है तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है, अदरवाइज फिर से वो रिवर्ट होता है और अकॉर्डिंग टू द चेंजेस फिर से आपको चेंजेस करने होते हैं। ठीक है, तो ये एक केस टू केस कंप्लीटली आपको वर्क करना होता है, और जैसे केस आपको असाइन होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका काम होता है कि कौन सा केस फर्स्ट लेना, कौन सा सेकंड लेना, अकॉर्डिंगली क्रोनोलॉजिकली आपको वहां पे काम करना होता है। अब यहाँ पे अगर आपको नॉलेज एंड स्किल्स की बात करें तो क्या नॉलेज चाहिए, जैसे यहाँ पे ड्रग्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, तो आपका फार्माकोलॉजी काफी स्ट्रांग होना चाहिए। बेसिक नॉलेज, बेसिक टर्मिनोलॉजी जैसे बायो इक्विवेलेंस, बायो अवेलेबिलिटी, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक्स, हाफ लाइफ, ओके, ये जो टर्म्स है, थेराप्यूटिक इंडेक्स, ऐसे आपको पता होनी चाहिए। साथ ही आपको कॉजोलिटी असेसमेंट, नैरेटिव राइटिंग, मेड्रा कोडिंग, ओके, इसके बाद एग्रीगेट रिपोर्टिंग, सिग्नल डिटेक्शन, रिस्क मैनेजमेंट प्लान, इसका एक ओवरव्यू होना चाहिए। ठीक है, तो आपको इसमें भी जैसे अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, जैसे ऑफ लेबल यूज, ओके, री चैलेंज, डी चैलेंज, इसके बाद कोहोर्ट इवेंट मॉनिटरिंग, कई सारे टर्मिनोलॉजीज है। ठीक है, तो आपको ये इंटरव्यू में पूछी जा सकते हैं। इंटरव्यू के लिए हमने एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया, वो वीडियो देखिए, ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड की गई है, वहां पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब ये आपको ये तो पता चलेगी किस प्रकार आपको वर्क होता है। अब यहाँ पे ना आपको कंपनी आपको पेमेंट स्केल कितना देती है, तो वो डिपेंड है कंपनी टू कंपनी, लेकिन 2.8 से लेकर 3.6, 3.8 तक पैकेज मिलता है। और ये किन लोगों को मिलता है, वो मिलता है बी फार्मेसी के लोगों को और एम फार्मेसी के भी लोगों को। लेकिन अगर आप बीडीएस है, एमबीबीएस है, एमडी है, तो आपको हायर पैकेज मिल सकता है। ठीक है, और लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी है कि लाइफ साइंस मतलब बीएससी, एमएससी, हाँ अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर प्रेफरेंस देखा जाए जॉब के लिए तो पहला फार्म डी या एम फार्म, इन लोगों को प्रेफरेंस दिया जाता है, देन बी फार्म, एंड उसके बाद फिर अगर बीएससी, एमएससी के लिए पोजीशन होती है तो वो आपको मिल जाती है। एंड एमबीबीएस, एमडी, बीएमएस, बीएचएमएस, इनके लिए भी पोजीशन होती है। स्पेशली मेडिकल रिव्यूअर, इन्वेस्टिगेटर, ये पोजीशंस अलग अलग होती है। तो वहाँ पे भी आपको पैकेज मिलता है अच्छा। लाइक अगर एमबीबीएस के लिए पैकेज देखा जाए तो 6
to 10 LPA तक डिपेंड होता है कंपनी टू कंपनी। ये तो पैकेज हो गया, लेकिन अलग से एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलता है क्या? यस, इंसेंटिव मिलता है, केस टू केस डिपर होता है। देखिए कुछ कंपनी में 6 केसेस का एक मैंडेटरी क्लॉज होता है कि 6 केसेस आपको करने ही है, लेकिन कुछ कंपनी में 10, 12 ये भी केसेस होते हैं। अब देखिए यहां पे इंसेंटिव स्ट्रक्चर 2 प्रकार का होता है कंपनी में। एक होता है केस टू केस, हर केस को एक स्पेसिफिक डॉलर असाइन किया जाता है, वो आपको मिलेगा। अदरवाइज आर्ली बेसिस पे, मतलब जो छोटी कंपनीज है वो आर्ली बेसिस पे, मतलब घंटे के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा ओवर टाइम अगर आप करते हैं तो उसमें पैकेज देती है। लेकिन आज की कंडीशन में कई सारे आपने देखे होंगे, अगर आप फ्रेशर है, फार्माकोविजिलेंस ज्वाइन किया है, तो आपको कंपनीज में थोड़ा वर्क प्रेशर होता है। ठीक है, जैसे आपको पहले 6 केसेस देंगे, फिर 8 केसेस, फिर 10 केसेस, तो जैसे जैसे आप वर्क करते जाएंगे वैसे आपकी केसेस बढ़ते जाएंगे। और कभी भी जब भी ज्वाइन करते हैं तो बड़ी कंपनी में ज्वाइन करने का सोच लीजिए, क्योंकि छोटी कंपनी में आप ज्वाइन कर सकते हैं बट प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट कई कबार आती है, कई कबार नहीं आती थी। इसके लिए आपने देखा होगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वर्क ज्यादा होता है, लाइक 11 मंथ्स 12 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसके बाद फिर वो रिन्यू होता है, तो रिन्यू होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, कई कबार रिन्यू नहीं होते। तो इसके लिए कंपनी भी एक सेफ डिस्टेंस रखती है। इसके लिए परमानेंट पोजीशन अभी नहीं है ड्रग सेफ्टी के लिए, लेकिन आपको पोजीशन मिलती है। और जैसे बड़ी कंपनीज में कॉन्ट्रैक्ट भी होता है लेकिन कंटिन्यूअस हो जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट। ओके, और एक बड़ी बात होती है कि लोकेशन के लिए रेस्ट्रिक्ट नहीं रह सकते आप। कई कबार कंपनी क्या करती है कि जैसे कुछ ऑपरेशंस कंपनी के एक पोजीशन पे चलते हो रहे थे, वो उन्होंने यूनिट बंद कर दिया और दूसरी जगह पे स्विच कर दिया। अब यहां पे दिक्कतें हो सकती है कि जैसे कि पैराक्सल में एक ओपनिंग, एक जगह का फार्माकोविजिलेंस यूनिट बंद करके उन्होंने दूसरी जगह पे शिफ्ट किया, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि इंटरनली में कैसे जाऊं। तो आपको रेडी टू रिलोकेट होना चाहिए। ठीक है, कभी भी कंपनी कोई भी डिसीजन ले सकती है, इसके लिए आपको वो फॉलो करने जरूरी है। ठीक है, तो ये ओवरऑल सिनारियो है इंडस्ट्री का। फार्माकोविजिलेंस में करियर अपॉर्चुनिटी अच्छी है, लेकिन सैचुरेशन की बात करें, पहले क्या होता था, अगर आप एमफार्म है, फार्माकोलॉजी है, तो ज्यादा ओपनिंग के लिए मतलब अप्लाई कर सकते थे और जॉब लगना थोड़ा सही था, मतलब इजी था। अभी ऐसा नहीं है, आपको क्वालिफिकेशन भी है लेकिन रिक्वायर्ड नॉलेज, स्किल सेट है, तभी आपको जॉब लग सकता है। तो देखिए, अगर आप एमफार्म नहीं है, बी फार्म है, अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोई भी शॉर्ट सर्टिफिकेशन कोर्स भी करके आपको नॉलेज लेके आप यहाँ पे स्विच कर सकते हैं। इवन बीएससी एमएससी स्टूडेंट्स के लिए भी सर्टिफिकेशन कोर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एग्जैक्टली वो नॉलेज रिफ्लेक्ट होता है और रिज्यूम में भी वो दिखता है, तो शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस ज्यादा होता है। तो कुछ कॉमन क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन जैसे कि अगर मान लीजिए आपने एमबीए की है, ओके, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में, तो फार्माकोविजिलेंस में करियर अपॉर्चुनिटी है। यस, फार्माकोविजिलेंस में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बट इन द केस ऑफ द बिजनेस डेवलपमेंट। ओके, तो ये फार्माकोविजिलेंस नहीं बोल सकते, लेकिन क्लिनिकल रिसर्च के ऑपरेशन का एक पार्ट है बिजनेस डेवलपमेंट, यहां पे आप करियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि करियर गैप, मेरा कई ज्यादा करियर गैप है, या फिर आपने रिटेल फार्मेसी में वर्क किया है 4-5 साल, अब आप यहां पे स्विच करना चाहते हैं, तो क्या आप कर सकते हैं? ये सब डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन आपको नॉलेज एंड स्किल सेट लेना बहुत जरूरी है। साथ में कोई कंपनीज का क्राइटेरिया होता है कि रिसेंट पास आउट लगते हैं, तो अगर आप रिसेंट पास आउट है तो ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है आपको अपॉर्चुनिटी की। लेकिन जैसे जैसे आपका करियर गैप बढ़ता रहता है, वहां पे अपॉर्चुनिटी जो होती है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। इसके बाद एज लिमिट की बात करें तो ऑलमोस्ट 32 ईयर्स तक आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं एज अ फ्रेशर। इसके बाद थोड़ा सा चैलेंज आपको आ सकता है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि आपका पहले कोई एक्सपीरियंस हो तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज 32 तक अगर आप अनएम्प्लॉयड है तो अभी आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर मुश्किलें बढ़ जाए। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे आप सीनियर लेवल पे जाते हैं और मतलब सीनियर इन द टर्म्स ऑफ द एज, तो आपकी प्रोडक्टिविटी चेक की जाती है, आपका नॉलेज चेक किया जाता है, तो वो आपका अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हो तब आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, चांस है लेकिन प्रोबेबिलिटी कम होती है। और अगर आप ये देख रहे हैं कि क्या डिफरेंसेस है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च एंड फार्माकोविजिलेंस के एक्सक्लूसिव कोर्स में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा फार्माकोविजिलेंस का एक्सक्लूसिव कोर्स करें, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो होता है उसमें कई सारे डोमेन्स का ओवरव्यू मिलता है, इन डेप्थ नॉलेज नहीं मिलती, तो ये सर्टिफिकेशन कोर्स में इन डेप्थ आपको नॉलेज मिलेगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका जो वर्क होता है वो सॉफ्टवेयर बेस होता है, डेस्क वर्क होता है, या फील्ड में भी जाना होता है? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सिर्फ सॉफ्टवेयर वर्क होता है, ओके, आईटी काइंड ऑफ वर्क होता है, और यहाँ पे सैटरडे संडे ऑफ होता है। लेकिन कई कबार अगर मान लीजिए आपको जो टारगेट है केस का वो ज्यादा है और आपने कम किया है, तो आपको ओवर टाइम करके वो कंप्लीट करना होता है।
और सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो मैंने ऑलरेडी बताया अर्गस, अरिस, विवा वॉल्ट्स, सफायर, ओके, देन वीजी बेस, ये कई सारे प्रकार के सॉफ्टवेयर यूज होते हैं और आपको इसके लिए एडिशनल लर्निंग की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे डेटा इंटर करना होता है और आपको नॉलेज जो है ड्रग्स का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तब आप यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं। कई बार आप ये भी पूछ सकते हैं कि इतना ज़्यादा मतलब मेडिसिन की इंफॉर्मेशन होती है तो हर मेडिसिन की नॉलेज आपको लेनी ज़रूरी है, हर मेडिसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नॉलेज इतनी मतलब कंपलसरी आपके दिमाग में रखनी ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं आपको कंपलसरी रखने की जरूरत नहीं है एज सच, लेकिन आपको प्रायर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जैसे एंटीबायोटिक्स, कैंसर, ऑन्कोलॉजी के मेडिसिन, ओके, सुपर स्पेशलिटी के मेडिसिन, तो ये मेडिसिन की नॉलेज आपको होनी चाहिए। लेकिन जैसे आप वर्क करते हैं, ठीक है, जैसे आपको वर्क करते हैं तो वैसे आपको एक पर्टिकुलर डेटा मिलता है, उस डेटा पे आप काम करते हैं, तो जैसे आप वर्किंग कर लेते हैं और जैसे आपको उस वर्क की आदत लग जाती है तो ऑटोमेटिकली आपको रिमाइंड हो जाता है, ठीक है। तो जैसे आपने कई बार फार्माकोलॉजी 1 पढ़ा है, 2 पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं वो रेफरेंस में आ जाता है और आपने पढ़ा है तो आपको मालूम हो जाता है, ठीक है। तो एज सच फार्मा के स्टूडेंट्स के लिए इतना ज्यादा चैलेंज है नहीं, लेकिन जो फार्मा के बैकग्राउंड से नहीं है उनको थोड़ा सा ड्रग्स की नॉलेज एडिशनल लेनी जरूरी है। उसके लिए थोड़े रेफरेंसेस बुक आपको चेक करने पड़ेंगे, अपडेट रहना पड़ेगा। क्या फार्माकोविजिलेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में हैम्पर रहेगा जॉब के लिए? तो मैं आपको बता दूं डेफिनेटली चेंजेस होंगे, नो डाउट अबाउट इट, बट अभी तक ऐसा कोई मतलब चैलेंज मतलब फ्यूचर में भी हो या अभी भी हो तो एआई की वजह से नहीं है। एआई क्या होता है ना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, इसके लिए कुछ टूल्स चेंज होंगे, आपको नॉलेज अपडेटेड लेनी जरूरी है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपडेट हो जाएगी। बट जैसे कि एआई ये काफ़ी कॉस्टली है तो हर कंपनी भी अफोर्ड नहीं कर सकती, कुछ कंपनीज एमएनसी है वही वो कर सकती है। पहले वो पायलट मोड पे देखेंगे और फिर वहाँ पे पूरा इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन अभी तक तो आज के लिए वो तो सेफ है, ठीक है। मीनिंगफुली फार्माकोविजिलेंस एआई से इफेक्ट नहीं होगा आज के सिनेरियो में। फ्यूचर का है तो वो अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आपको भी उसके प्रकार अपडेट होना ज़रूरी है। तो आप मतलब पाइथन, जावा ये लैंग्वेज सीखो क्या? नहीं, रिक्वायरमेंट के अनुसार कंपनी आपको अपडेट करेगी, आप भी मार्केट में अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एडिशनल जो लर्निंग है वो आपको फ्यूचर में करनी जरूरी है रिलेटेड टू द एआई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या मेरी सैलरी 6 फिगर हो सकती है? तो मैं आपको बता दूं यस 6 फिगर हो सकती है फार्माकोविजिलेंस में, लेकिन क्या होता है ना उसमें समय लगेगा। एक एंट्री लेवल पे आप जॉब करते हैं, उसके बाद लगभग 5 साल के बाद आपका जो पैकेज है वो 2x होना चाहिए, लाइक 30,000 है तो 60,000 होना चाहिए पर मंथ, लाइकवाइज, ठीक है। तो उसमें आपको 5 साल तक इतना 6 फिगर नहीं मिलेगी, लेकिन 10 साल के बाद आपको मिल सकती है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी, अगेन कहाँ से स्टार्ट करते हो, कौन सी कंपनी से स्टार्ट करते हो, इससे डिपेंड है, ओके। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप फार्माकोविजिलेंस में करियर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको लर्निंग करनी जरूरी है। आज के कॉम्पिटिटिव एज में फार्माकोविजिलेंस अपडेट हुआ है, कई सारी इंफॉर्मेशन आपको होनी जरूरी है। एंड जैसे कि नैरेटिव राइटिंग, जैसे मेड्रा कोडिंग के अलग अलग अपडेट्स आते रहते हैं, उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। एडवर्स इवेंट्स अभी मार्केट में किस प्रकार चल रहे हैं, आपको सोशली एक्टिव रहना पड़ेगा, नॉलेज स्किल्स अपडेट करने पड़ेंगे, तभी आप यहाँ पे एक अच्छा सिक्योर्ड जॉब पा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं सैचुरेशन नहीं बोलूंगा, लेकिन अपडेटेड डेफिनेटली आपको होना चाहिए, तब जाके आप ये जॉब ग्रैब कर सकते हैं। और देखा जाए इसका फ्यूचर स्कोप, जैसे मैंने बताया ये कोर डिपार्टमेंट है, जब तक ड्रग्स है तब तक रिएक्शंस आती रहेगी, एडवर्स इवेंट होंगे, तब तक फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट डेफिनेटली रहेगा। सो इट इज अ कोर डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च ऑपरेशन, ठीक है। तो अगर आपको फार्माकोविजिलेंस की इन डेप्थ नॉलेज चाहिए और स्किल सेट और साथ में प्लेसमेंट असिस्टेंस भी के लिए भी आपको हेल्प चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 3 मंथ सर्टिफिकेशन कोर्स इन फार्माकोविजिलेंस। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक दी है, यहाँ पे आपको पूरा नॉलेज मिलता है फार्माकोविजिलेंस का, जैसे इंट्रोडक्शन से लेके मेड्रा, नैरेटिव, ओके, देन डेटाबेस की इंफॉर्मेशन, सिग्नल डिटेक्शन, एग्रीगेट रिपोर्टिंग हो या फार्माकोविजिलेंस ऑडिटिंग हो, साथ में इंटरव्यू प्रिपरेशंस, स्किल डेवलपमेंट सेशंस, तो और प्लेसमेंट के लिए असिस्टेंस, ये सारी चीज़ें मिलती है जो एक फ्रेशर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बहुत कम समय बचा है सर्टिफिकेशन कोर्स बैच नंबर 10 चालू होने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल दिया, अदरवाइज इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या गूगल फॉर्म दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वो फिलअप कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.globalpharmaacademy.com। थैंक यू, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई विश यू ऑल द बेस्ट, ओके, हैप्पी टू हेल्प। अगर कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट है तो कॉमेंट में जरूर पूछे, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगा। थैंक यू।